हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही पीडीएफ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो करके। तो वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th केमिस्ट्री का है। मैंने क्लास 11 फिजिक्स का कल अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स का नहीं देखा है तो फिजिक्स वाला देख लीजिएगा। और कल 11th केमिस्ट्री का पीपीटी रेडी नहीं हो पाया था, इसकी वजह से कल केमिस्ट्री का अपलोड नहीं हो पाया था। बट आज आपका यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली, और एक ही करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि ब्लैंक गेव द आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि प्रॉपर्टीज के आधार पर फर्स्ट टाइम एलिमेंट को क्लासीफाई करने का आइडिया किसने दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास क्या, राइट आंसर जगह डोबेरेन। किसने, डोबेरेन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो डोबेरेन गिव द आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आपका फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखें तो क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान ने पहली बार तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, यानी कि उनकी विशेषता के आधार पर, ठीक है, प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकृत करने का विचार दिया। तो किसने दिया था, तो डोबेरेन ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डोबेरेन ट्राइड। यानी कि क्या बोल रहा है, हिंदी में भी इसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइन ट्राइड, जिसको कि हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिक, क्या बोलते हैं, त्रिक। इसको हम लोग त्रिक भी लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइन त्रिक नहीं है। तो डोबेराइन ने एक्चुअली त्रिक बना करके दिया था, ठीक है, क्लासीफाई किया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो डोबेराइन का जो बनाया हुआ त्रिक है जो तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। तो एक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइन त्रिक नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए तो तीन ऑप्शन तो आपको मिलेंगे कि डोबेराइन का त्रिक है, लेकिन एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास हीलियम, सोडियम और आर्गन। जो हीलियम, सोडियम और आर्गन का जो ये ट्रिक बनाया हुआ है, ट्राइड बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका डोबेराइन ट्राइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हिंदी में भी वही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज प्रपोज्ड बाय। यानी कि जो ये मैंने स्टेटमेंट बताया, एक्चुअली ये डिफिनेशन है और ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, ये आपको बताना है। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि आठवां जो एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट की तरह होगा इसका प्रॉपर्टीज। तो ये किसने प्रपोज किया था, मतलब कि ये किसने यहाँ पर दिया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में एक बार देखते हैं। तो क्या है कि प्रत्येक आठवें तत्व की गुण बोल लीजिए, इसको गुण बोल लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर गुण लिखते हैं। प्रत्येक आठवें तत्व की गुण पहले तत्व के समान होती है, इसे रिक्त स्थान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये एक्चुअली थ्योरेटिकल टाइप के हैं, जो कि आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। और थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ओनली वैलिड अंटिल कैल्शियम। तो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताया है,
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। हिंदी में देखिए कि न्यूलैंड का 8वें ऑक्टेव मतलब जो हर एक मतलब फर्स्ट और एट का जो अभी गुण मैंने आप ऊपर कराया था ना थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, वही वाला है ऑक्टेव। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव का नियम केवल कैल्शियम तक ही मान्य है, क्या ये सही है या फिर गलत है? मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रू। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट है। जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव का नियम दिया था तो ये एक्चुअली कैल्शियम तक ही मान्य हुआ, ठीक है। कैल्शियम के आगे जो भी एलिमेंट है उन पर ये लागू ही नहीं होता था, उन पर ये मान्य ही नहीं होता था, इसीलिए इसको फेल कर दिया गया, ठीक है, इस नियम को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स periodic law, the periodic functions of the blank are the property of respective elements। और इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, इसके बाद आंसर देखेंगे। क्या बोल रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है, मेंडलीव ने भी अपना आवर्त सारणी दिया था तो अब इनके अनुसार पूछ रहा है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार रिक्त स्थान के आवर्त कार्य संबंधित तत्वों के गुण होते हैं। तो किसके गुण होते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह एटॉमिक वेट के। किसके? एटॉमिक वेट के, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यानी कि अब अगर इस पूरा स्टेटमेंट को फिर से पढ़े तो क्या आ जाएगा करेक्ट, कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट आर द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जिसको कि बोलते हैं हिंदी में परमाणु भार। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 6 नंबर वाला क्वेश्चन कि अल्का एल्यूमिनियम इज, तो सॉरी अल्का नहीं बल्कि इक्का एल्यूमिनियम इज। तो इक्का एल्यूमिनियम है, क्या है इक्का एल्यूमिनियम? रिक्त स्थान है, तो इक्का एल्यूमिनियम किसे बोला गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी कि गैलियम। गैलियम को ही क्या बोला गया था, इक्का एल्यूमिनियम बोला गया था। जैसे कुछ यहाँ पर तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया था, ठीक है, क्योंकि उन तत्वों के यहाँ पर एक्चुअली में नाम क्लासीफाई नहीं हुआ था उस समय, इसीलिए उसका रिक्त स्थान छोड़ा गया था और उसका नाम दिया गया था इक्का एल्यूमिनियम, जो कि अभी न्यू पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसका नाम क्या है, तो गैलियम नाम है। क्या नाम है? गैलियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इक्का एल्यूमिनियम गैलियम है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। और हिंदी में भी इसी क्वेश्चन को देख लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त वर्गीकरण में समूहों की संख्या कितनी थी। तो जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रस्तावित किया, ठीक है, इसने जो आवर्त सारणी दिया, आवर्त का वर्गीकरण किया, तो इनके अनुसार समूहों की संख्या कितनी थी, यानी कि कितने ग्रुप्स थे, ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल में या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कितने ग्रुप थे ये आपको बताना है। तो कितने थे? राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 8 ग्रुप थे। कितने? 8 ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद हाँ हिंदी में भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्या है, द आइडियल गैसेस वर इन ब्लैंक ग्रुप ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइडियल गैस को कौन से ग्रुप में रखा गया था ये आपको बताना है। तो कौन से ग्रुप में रखा गया था? इनको रखा गया था फर्स्ट ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था तो इन्होंने आइडियल गैस को फर्स्ट ग्रुप में ही रखा था, ठीक है। हिंदी में देखिए इसी को कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसें रिक्त स्थान समूह में थे। तो आदर्श गैसें कौन से समूह में थे? तो पहला समूह में थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि एटम्स ऑफ 10 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस व्हेन लिंक्ड विथ अदर एटम दिस इज सेड बाय, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि परमाणु अन्य परमाणुओं से जुड़ने पर ऑक्टेट संरचना प्राप्त करते हैं, यह रिक्त स्थान द्वारा कहा गया है। तो यह जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है या फिर किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किनका स्टेटमेंट है? तो ये है लुईस का स्टेटमेंट। किनका? लुईस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। लुईस, हिंदी में भी वही होगा क्योंकि ये नेम है। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा, बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट लुईस सिंबल फॉर द एटम कार्बन अमोंग द फ्लोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है किसके लिए, कार्बन एटम के लिए, और वो भी क्या, तो लुईस सिंबल। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आप लोग समझना होगा कि जो कार्बन एटम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इसका जब हम लोग लुईस सिंबल बताएंगे
तो लुईस सिंबल मतलब क्या होता है, हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट से दिखाते हैं। तो 4 होते हैं कार्बन में बाहरी, इसलिए यहाँ पर 4 डॉट से दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही डॉट दिया है, नहीं होगा। फिर सेकेंड वाले में 3 डॉट दिया है, नहीं होगा। और थर्ड वाले में भी 2 डॉट दिया है, इसलिए नहीं होगा। तो वन एंड ओनली आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये भी ऐसे अरेंज होता है, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और हिंदी में वही है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन परमाणु के लिए सही लुईस प्रतीक खोजे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट्स द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एटम्स इन द हाइड्रोजन फैमिली। तो हाइड्रोजन फैमिली में पूछ रहा है कि किसका, तो एटम का वैलेंसी पूछ रहा है, ठीक है। और इसी को हिंदी में देख लीजिए कि हाइड्रोजन परिवार के परमाणुओं का समूह संयोजकता क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कितना होता है हाइड्रोजन ग्रुप का, जो हाइड्रोजन फैमिली है इसका ग्रुप वैलेंसी ऑफ एटम इन द हाइड्रोजन फैमिली। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, यानी कि 1 होता है, कितना 1, ठीक है, 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखें नेक्स्ट वन है 12 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काइली मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन्स बाय। तो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी देख लीजिए कि अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजनों से रिक्त स्थान द्वारा अलग किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, अब देखिए 4 ऑप्शन को और अब आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो नोवेल गैसेस के द्वारा, यानी कि जो अक्रिय गैसेस होते हैं, जो कि किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 12 नंबर वाला क्वेश्चन का। हिंदी में दिया गया है उदासीन गैस है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं अक्रिय गैस। कैसा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं अक्रिय गैस है, ठीक है। तो उदासीन गैस है या फिर अक्रिय गैस है, ज़्यादातर आपको हिंदी में अक्रिय गैसें ही लिखे हुए दिखेंगे। और अगर कहीं पर आपको लगे कि मैंने आंसर गलत बता दिया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको चेक करके कमेंट को पिन करूँगा, क्योंकि 11th और 12th दोनों का यहाँ पर बताना होता है, मतलब दोनों का वीडियो बनाना होता है। तो मतलब कभी कभी 12th वाला कॉन्सेप्ट भी 11th में बता देता हूँ, तो हो सकता है कि कभी कभी गलत हो जाए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको चेक करके ज़रूर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई और उसको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग भी अगर कहीं पर लगे तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू अटेन सिंबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस फॉलोज। और हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहा है कि एक स्थिर ऑक्टेट संरचना प्राप्त करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का साझा करना या हस्तांतरण रिक्त स्थान का पालन करता है। तो एक्चुअली किस नियम का पालन करता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। स्थिर ऑक्टेट संरचना मतलब कि स्टेबल होने के लिए, और ऑक्टेट संरचना में ही स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है। तो क्या ये करते हैं कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ठीक है। तो ये जो हस्तांतरित होता है, साझा होता है, ये किसके नियम के अनुसार होता है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन को और अब आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, जिसको कि हिंदी में भी ऑक्टेट नियम ही दिया गया है, या फिर इसको बोल सकते हैं अष्टक का नियम। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला है, जो कि लास्ट वन है आई थिंक। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स डजंट इन्वॉल्व अ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर आपको 4 क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। 4 मॉलिक्यूल्स में से एक ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें, या फिर सबसे पहले हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, हिंदी में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु सहसंयोजक बंध में शामिल नहीं है। तो कौन सा अणु है, तो वो है आपका NaCl। कौन सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए इसके यहाँ पर मतलब यही क्यों हुआ, सोडियम क्लोराइड ही क्यों हुआ सहसंयोजक बंध में शामिल नहीं है। तो इसके 2 कारण है। आपको तो पता होगा कि NaCl जो है, NaCl यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है, इसके बीच कैसा बंध होता है, तो आयनिक बंध होता है। कैसा, आयनिक बंध होता है इसके बीच, ठीक है, आयनिक बंध होता है। तो ऐसे तो मतलब एक रीजन तो ये हो गया कि आपको डायरेक्ट याद होगा कि NaCl के बीच आयनिक बंध होता है, तो सहसंयोजक बंध होने के कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। अदरवाइज इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे समझिएगा,
मतलब उसी को यहाँ पर लिखा गया है। द फॉर्मेशन ऑफ द NaCl मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स Na एंड Cl, ठीक है, Na और Cl से फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर फॉर्मिंग Na प्लस एंड Cl माइनस। देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल नो कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स H2O या फिर CCl4 या फिर O2 इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। तो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कैसे याद रखिएगा। सिंपल याद रखिए कि NaCl जो होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक यहाँ पर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और ये हमारा, हाँ, यही हमारा लास्ट वन क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे आपको सारे के सारे बता दिए, और सारे थ्योरी टाइप के थे। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएंगे, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस आने की संभावना रहता है, तो डायरेक्टली आ जाएंगे और आपको याद रहना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पर टिक कर पाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और भी मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका यहाँ पर एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, और मेरे से जितना हो पाता है सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मैं अपलोड करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं वन एंड ओनली हूँ। तो PPT तैयार करना होता है, फिर इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कुछ मतलब अरेंज करना होता है, ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। और इसके बाद 11th 12th दोनों का अपलोड करना होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से सारे सब्जेक्ट का अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा सारा यहाँ पर मैं आपको करूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने तरफ से फुल सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।